हेलो स्टूडेंट। आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज उपलब्ध होगा, लाइव टेस्टिंग क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। सोचो, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो आप, लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 15 से 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा और प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो वहां इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर, चाहे मृणाल पटेल हो, प्रकाश कुमार, आयुष संघे, रोमन सैनिंग, दीपांशु सिंह जैसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये सारे कोर्स उपलब्ध हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। इसकी फीस जो भी हो, लेकिन यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स की बात करें, आइकॉनिक कोर्स की फीस प्लस की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन निश्चय का यदि रेफरल कोड उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हम बात करें इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। आइकॉनिक और प्लस में, आइकॉनिक में पर्सनल कोच की सुविधा, डेली मेंस की आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध है आइकॉनिक में, जबकि प्लस में यह सुविधा नहीं है। और सिलेक्शन के लिए पर्सनल कोच की सुविधा का उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब सोचो, आप जहां एक एक नंबर का कंपटीशन है, वहां पर्सनल कोच की सुविधा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सोचो, ऑप्शनल कोर्स भी उपलब्ध है, पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आता हूं सीधे टॉपिक पर। मैं पढ़ा रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी। वस्तुतः जो इंटरनल सिक्योरिटी है, शायद मैं बातें रोज कहता हूं, यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूं बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मेरा मानना है कि इंटरलिंकेज जानना जरूरी है और शब्द की मीनिंग जानना जरूरी है। यदि वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है और इंटरलिंकेज क्लियर है तो आप बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि शब्द की मीनिंग और यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछेगा आपसे, ये ध्यान दो। अभी तो मैं टॉपिक पर आया ही नहीं कि उस शब्द की मीनिंग बता रहा हूं आपको।
कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। अब सोचो जरा, अब हम बात कर रहे थे चीज आंतरिक सुरक्षा, करने में संगठित अपराध की भूमिका। एक बात ध्यान दे इस बात को, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे कमजोर कर सकता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि संगठित अपराध कैसे आतंकवाद को प्रमोट करता है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। जैसे जब हम संगठित अपराध की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज क्राइम का अर्थ है 3 या 4 से अधिक लोग मिल करके जब कोई अपराध करते हैं जिसमें एक निर्धारित समय तक सजा का प्रावधान हो। यद्यपि आपका टॉपिक है, यह टॉपिक है आपके सिलेबस में है, वहां मैं विधिवत डिस्कस करूंगा। अभी केवल मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। देखो आप, मैंने ये कहा समांतर जब संगठित अपराध की बात करते हैं हम लोग, हमेशा जब हम संगठित अपराध की बात करते हैं तो ध्यान देना, होता क्या है संगठित अपराध में, ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी होती है। 2 चीज होती है, ड्रग्स की तस्करी और दूसरी चीज हथियारों की तस्करी होगी। जब ड्रग्स की तस्करी होती है तो पैसे की आपूर्ति, पैसे की आपूर्ति होगी। और जब हथियारों की तस्करी होती है, हमेशा तस्करी होती है तो आकर आतंकी संस्थाओं को हथियार की आपूर्ति। आतंकियों को आपूर्ति होगी। आप सोचो, यदि पैसे की आपूर्ति होगी तो नए आतंकियों की भर्ती आसान। आतंकियों की भर्ती आसान होगी। अब सोचो, हथियारों का आतंकी, ये दोनों मिलकर किसको प्रमोट करेंगे? आतंकवाद का क्या होगा? विस्तार होगा। पूरी बात ध्यान देना, ड्रग्स की तस्करी होगी, हथियारों की तस्करी होगी, पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी, आतंकियों का हथियारों की आपूर्ति बढ़ जाएगी।
नए आतंकियों की भर्ती आसान हो जाएगी, आतंकवाद का विस्तार होगा। यदि आतंकवाद का विस्तार हुआ तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। ये सोचो आप। इसीलिए यह कहा जाता है कि जिस अनुपात में संगठित अपराध में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में आतंकवाद क्या होगा? बढ़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि संगठित अपराध से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला ध्यान दो इस बात को। कई बार क्या होता है कि प्रशासक अपराधियों के बीच एक गठजोड़ बन जाता है। मान लिया जाए कि राजनीति, प्रशासक और अपराधियों के बीच एक गठजोड़ बन जाता है। जैसे ये मान लीजिए प्रशासक है, इसको इस तरह समझो आप। एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप। ये प्रशासक है, ये अपराधी है, और ये राजनेता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये राजनेता क्या करता है? प्रशासक की बात करें, राजनेता क्या करता है? नियुक्ति, एवं प्रमोशन, पदोन्नति। हमेशा प्रमोशन, पूरी बात ध्यान दो। ये जो राजनेता है प्रशासक को नियुक्त करता है। अब सोचो, ये प्रशासक क्या करता है? संरक्षण देता है, इसको संरक्षण देता है। और यह अपराधी क्या करता है? आर्थिक सहायता देता है। हमेशा ध्यान इस बात को। अगली चीज, राजनेता क्या करता है? संरक्षण देता है। और अपराधी क्या करता है? राजनेता को यह देता है ब्लैक मनी, काले धन का सहयोग प्लस चुनावी सहयोग। एवं चुनाव में हम सहायता की बात करें, पूरी बात ध्यान दो। ये प्रशासक है, ये राजनेता है, ये अपराधी है। तीनों मिलकर किस तरह ट्रायंगल बनाते हैं। हमेशा ये एक राजनेता क्या करता है? प्रशासक को नियुक्त करता है और प्रमोशन में सहयोग करता है। ये प्रशासक क्या करता है? अपराधी को संरक्षण देता है। और अपराधी क्या करता है? आर्थिक लाभ पहुंचाता है। यहां देखो, राजनेता अपराधी को संरक्षण देता है और अपराधी क्या होता है? काले धन एवं चुनाव में सहयोग देता है। यह ट्रायंगल बनता है। और राजनीति, प्रशासक और अपराधी के गठजोड़ का परिणाम क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, इसका परिणाम होता क्या है? यदि हम ये बातें करें कि जैसे राजनेता प्रशासक एवं
अपराधियों का जो गठजोड़ होता है, अब सोचो आप, इसका परिणाम क्या होगा? करप्शन बढ़ेगा, एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्या होगा? अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हमेशा। और तीसरी चीज बात करें, पूरी बात ध्यान दो, एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता है, दूसरी तरफ अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होती है, और तीसरी तरफ क्या होता है कि चुनाव में निष्पक्षता की हम बात करें, निष्पक्षता और अगला जो रीजन है, कानून का अनुपालन बाधित। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह स्थिति होती है यदि भ्रष्टाचार हुआ तो दो चीजें होंगी, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, नीतियों का क्रियान्वयन बाधित। दूसरा क्या होगा? आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान दो, अपराधियों के मनोबल में वृद्धि हुई तो संगठित अपराध में वृद्धि। पूरी बात ध्यान दो, यदि चुनावी निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो चुनाव का बहिष्कार होगा। हमेशा। और कानून का पालन बाधित हुआ तो कानूनी शासन का अभाव होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि करप्शन बढ़ा तो नीतियों का क्रियान्वयन बाधित होगा, आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होगी, संगठित अपराध में वृद्धि होगी, चुनावी निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव, कानून का पालन बाधित, कानूनी शासन का अभाव होगा। अब एक चीज सोचो जरा, इन दोनों से क्या होगा कि प्रशासन के प्रति आक्रोश, होगा। इसका यह फायदा होगा आतंकवाद का विस्तार होगा,
ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे आतंकवाद को प्रमोट करेगा। हमेशा ध्यान दो, संगठित अपराध में वृद्धि, आतंकवाद का विस्तार होगा। चुनाव कैदी बहिष्कार हुआ तो स्वाभाविक है असंतुष्ट वर्ग क्या करेगा, बंदूक उठाने में बल देगा। असंतुष्ट वर्ग बंदूक बल देगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। इन सबसे क्या होगा कि कैसे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगा। जैसे मैंने ये कहा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, इसका परिणाम क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा कमजोर। बात हमेशा ध्यान दे इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि राजनेता, प्रशासक एवं अपराधियों का गठजोड़ हुआ तो यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यह कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करेगी। हमेशा ध्यान दो, आंतरिक सुरक्षा की हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होगी यदि राजनीति, प्रशासक और अपराधियों के बीच गठजोड़ बढ़ता चला गया। यदि इनके बीच गठजोड़ बढ़ा तो स्वाभाविक है हमारा आतंकवाद बढ़ेगा। ध्यान दो, करप्शन, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि करप्शन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो नीतियों का क्रियान्वयन बाधित, आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, प्रशासन के प्रति आक्रोश पैदा होगा। इसको इस तरह समझो, आप यदि परिवार में रहते हैं और यदि उस परिवार में आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, उस परिवार में आपका विकास बाधित होता है, तो आपके अंदर उस परिवार के प्रति आक्रोश पैदा होगा और आप क्या करोगे, आप दो काम, या तो परिवार को छोड़कर कहीं और चले जाओगे या तो परिवार को तोड़ दोगे आप। ठीक उसी तरह यदि नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि मैं उन नीतियों का विरोध करूंगा और प्रशासन के प्रति आक्रोश पैदा होगा, आतंकवाद का विस्तार होगा, असंतुष्ट वर्ग बंदूक उठाने पर बल देगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा क्या होती जाएगी, लगातार कमजोर होती जाएगी। यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब सुन, प्रश्न कैसे बनेगा आपसे यूपीएससी में। प्रश्न यह पूछ सकता है कि हमेशा प्रशासन, राजनीति या अपराध के गठजोड़ को समाप्त करने के लिए हमेशा एक विशेष रणनीति आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। प्रशासन, राजनीता एवं अपराधियों के बीच के गठजोड़ पर चोट आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास है।
हमेशा ध्यान दो, प्रशासन, राजनेता और अपराधियों के गठजोड़ पर चोट इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का प्रयास है, स्पष्ट करें। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, हमेशा ध्यान दो, प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा यूपीएससी में आपसे? प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने में प्रशासन और राजनीति के बीच गठजोड़ या प्रशासन का राजनीतिकरण एक बड़ी भूमिका निभाया है। हमेशा ध्यान दो, उत्तरी पूर्वी भारत में आतंकवाद के विस्तार में हमेशा ध्यान दो, उत्तरी पूर्वी भारत में आतंकवाद के विस्तार में प्रशासन के राजनीतिकरण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ने बड़ी भूमिका निभाई है। पूरी बात ध्यान दो, उत्तरी पूर्वी भारत में आतंकवाद के विस्तार में प्रशासन के राजनीतिकरण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। समीक्षा करें, रिव्यू की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक मैप बनाता हूं, देखो आप। प्रश्न ये है, ये उत्तरी पूर्वी भारत है, मान लो ये बेल्ट है आपका। इस उत्तरी पूर्वी भारत में आतंकवाद के विस्तार में प्रशासन के राजनीतिकरण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। रिव्यू करना है, समीक्षा करना है, क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है। या तो प्रश्न ये पूछेगा, स्पष्ट करें, या तो ये पूछेगा समीक्षा करें। कुछ भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को देखो आप कि प्रश्न कैसे बनेगा। मान लिया जाए हम इस प्रश्न की बात करें, प्रशासन के राजनीतिकरण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, स्पष्ट करें, क्लैरिफिकेशन या रिव्यू करें। हम समीक्षा की बात करते हैं। देखो इस प्रश्न को मैं उठा रहा हूं, समीक्षा करें तो आंसर अलग होगा। बात ध्यान देने इस बात को, यदि हम समीक्षा करेंगे तो आंसर अलग होगा। यदि स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना, इस बात को। जैसे सिंपल में प्रश्न लेके चलता हूं, मैंने क्या कहा, प्रशासन का राजनीतिकरण। यदि हम प्रशासन के राजनीतिकरण की बात करेंगे हमेशा ध्यान दो, यदि हमने प्रशासन के राजनीतिकरण की बात की कि प्रशासन का राजनीतिकरण होना चाहिए, तो इसका प्रभाव क्या होगा। प्रशासनिक तटस्थता खत्म, प्रशासन की तटस्थता समाप्त हो जाएगी, गैर तरफदारी। पहली बात ध्यान दो। दूसरा क्या होगा, प्रशासन में
राजनीति का निरंतर हस्तक्षेप। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, 9 वर्ष की आपको आपके परिवार को। हस्तक्षेप होगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक प्रश्न, प्रशासन में राजनीति का निरंतर हस्तक्षेप होगा तो प्रशासन नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा हमेशा। और तीसरी चीज हमें बातें करें, प्रशासन का अब एक चीज सोचो जरा, प्रशासन की तटस्थता समाप्त हो जाएगी, प्रशासन में राजनीति का निरंतर हस्तक्षेप, प्रशासन का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। इन सबका परिणाम क्या होगा? एक बड़ा रीजन ये है, एक तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मैंने क्या कहा, एक आपका प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और हम दूसरी चीज बात करें हम लोग कि कानून का शासन के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार और दूसरा कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव। इन दोनों से क्या होगा? एक बड़ा सा इश्यू ये है कि जन कल्याण का नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव, अब हमेशा ध्यान दो, यदि जन कल्याणकारी नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो फिर होगा क्या आपका, और प्रश्न कैसे बनेगा? सिंपल क्वेश्चन कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास, असंतोष, एवं अविश्वास। कसम से सर क्या गजब चीज बनाते हैं। अब एक चीज सोचो, आप जब ये स्थिति पैदा होगी, प्रशासन के प्रति बगावत, बगावत हुई, आंतरिक सुरक्षा कमजोर, ये सोचो जरा। इसलिए ये कहा जाता है कि यदि प्रशासन का राजनीतिकरण बढ़ने लगा तो इंटरनल सिक्योरिटी कैसे प्रभावित होगी? मान लिया जाए, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रशासन के राजनीतिकरण ने प्रशासन के राजनीतिकरण ने आंतरिक सुरक्षा को
बनाए रखना परीक्षण करें। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा यूपीएससी कि प्रशासन के राजनीतिकरण ने आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत कठिन बना दिया है। मैं बार बार कहता हूं, एक जामीन शब्द है। एक जामीन का मतलब होता है कि परीक्षण करें। एक जामीन अलग है, रिव्यू अलग शब्द है, क्रिटिकल एग्जामिन अलग शब्द है। ये सारे चीज क्रिटिकल एग्जामिन, रिव्यू, इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब और डिस्कस की बात करें, मान लिया जाए यही प्रश्न ही पूछा कि प्रशासन के राजनीतिकरण ने आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत कठिन बना दिया, परीक्षण करें। मान लिया जाए यह प्रश्न पूछ ही दिया, चूंकि एग्जामिन है, ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया है यह विवेचना की बात किया है, पर जब एक तो एग्जामिन, दूसरा एनालिटिकल की बात करेगा, विश्लेषण करें, यह पूछा जा सकता है आपसे। और मैंने पहले दिन ही बताया था, केवल आपको शब्द की मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी का कोई गारंटी नहीं है कि आप पूछ दे। और यह बताना चाहता हूं आपसे, पूरे मुखर्जी नगर की बात करें, दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करूं मैं, जितनी भी कोचिंगें हैं, किसी भी कोचिंग के किसी भी नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा यूपीएससी में। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड है। हर क्वेश्चन का जवाब आपके थिंकिंग पावर पर डेवलप करता है। आपकी सोचने की क्षमता क्या है, किस तरह सोचते हो आप। लेकिन डायग्राम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको, कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, अब एक प्रश्न, यह सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। अब तक हम जो बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब सोचो आप, वो कौन से कारक हैं जिससे आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। ये केवल कारकों की बात चल रही थी, लेकिन प्रश्न ये है कि कोई भी घटना घटे, उसका इंटरनल सिक्योरिटी पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मैंने क्या कहा आपसे, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी आई, उस पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा इंटरनल सिक्योरिटी पे। फॉर एग्जांपल, एक किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये जो कृषक आंदोलन है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर कर सकता है। ये कैसे कमजोर करेगा? जैसे मान लिया जाए, एक चीज सोचो जरा आप, मान लिया जाए कि कृषक आंदोलन निरंतर चल रहा है, ये जो कृषक आंदोलन चल रहा है, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ये जो आंदोलन है कृषक कानून के विरुद्ध, अब सोचो आप जरा, ये कृषक, मान लिया जाए यदि सरकार कृषि कानून में बदलाव नहीं करती है,
हमेशा ध्यान दो, यदि सरकार कृषि कानून में बदलाव नहीं करती है तो क्या होगा? हमेशा व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा होगा। हमेशा ये क्या करेगा? कालांतर में सामाजिक तनाव को जन्म देगा। ये कालांतर में सोशल टेंशन को जन्म देगा। सामाजिक तनाव क्या करेगा? अंतर्निहित विवाद को जन्म देगा। हमेशा ध्यान दे इस बात को। मैंने क्या कहा? ये कृषक आंदोलन चल रहा है। आखिर चल क्यों रहा है? कृषि कानून के विरुद्ध चल रहा है। अब सोचो, ये लोग क्या चाहते हैं? आंदोलनकारी चाहते क्या है? कि सरकार कृषि कानून में परिवर्तन कर दे। यदि सरकार कृषि कानून में बदलाव नहीं करती है तो व्यवस्था एवं सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा होगा। ये जो असंतोष है ये सोशल टेंशन को जन्म देगा, सामाजिक तनाव, अंतर्निहित विवाद को जन्म देगा। ये जो अंतर्निहित विवाद है ये क्या करेगा? ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये विस्फोट को जन्म देगा। ये हमेशा विस्फोट में क्या होता है? जैसे अंतर्निहित विवाद में क्या होगा कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये बात हमेशा, फिर क्या होगा? ये अंततः विस्फोट को जन्म देगा। और विस्फोट में क्या होता है? सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध हिंसक आंदोलन शुरू। हिंसक हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह स्थिति पैदा होगी यदि हिंसक आंदोलन शुरू हो गया तो स्वाभाविक है आतंकवाद या नक्सलवाद का विस्तार शुरू हो जाएगा। हमेशा यदि ऐसा हुआ तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर। इस मैप को देखो आप कि कैसे कृषक आंदोलन इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर कर रहा है। यदि कृषक आंदोलन को प्रमोट किया जाएगा तो कृषि कानून के विरुद्ध यह आंदोलन क्यों कृषि कानून के विरुद्ध? हमेशा यदि सरकार कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन, अब देखो आओ, यदि सरकार कृषि कानून में बदलाव नहीं करती है तो व्यवस्था में सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा होगा। परिणामतः क्या होगा? सामाजिक तनाव पैदा होगा। यह अंतर्निहित विवाद को जन्म देगा। यह विवाद विस्फोट को जन्म देगा। अर्थात सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध हिंसक आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह क्या करेगा?
आतंकवाद और नक्सलवाद का विस्तार करेगा, हमारी आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वर्तमान में कृषि कानून के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहा है। प्रश्न कैसे पूछेगा? वर्तमान में कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। यह स्टेटमेंट है। इस कथन के आलोक में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। आंतरिक की आप देखो, आप ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वर्तमान में कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। आप सोचो, आप इस कथन के आलोक में, यह प्रश्न है, इस कथन के आलोक में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। यह समीक्षा शब्द है। इसका अर्थ यह है, कृषक आंदोलन हो तो रहा है, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा का मतलब यह होगा कि क्या कृषक आंदोलन इंटरनल सिक्योरिटी को लगातार कमजोर करता जाएगा या नहीं करेगा। हमेशा ध्यान इस बात को। प्रश्न यही है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। हमेशा ध्यान देने इस बात को। दूसरी चीज बात करें, देखो आप, चूंकि समीक्षा करनी है और ये हम लोग देख चुके हैं डायग्राम कि कृषक आंदोलन की लगातार फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी, इसका लगातार विस्तार होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी कैसे कमजोर होती जाएगी। इस नजरिए से आपको क्या करना है? सोचना है। फिर एक प्रश्न उठा कि इंटरनल सिक्योरिटी सतत विकास को, या हम सतत विकास इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करेगा। क्या वैश्वीकरण या विकास इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे विकास और आंतरिक संबंध में एक संबंध की बात करें हम लोग, जैसे हम आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल सिक्योरिटी वर्सेज इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे यह हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक हम सुरक्षा की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें कि आर्थिक समृद्धि इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करती है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रभावित होगा। मान लिया जाए, छोटे से एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए आर्थिक समृद्धि हो रही है, हमेशा ध्यान दो,
आर्थिक समृद्धि के लिए क्या क्या करना होगा? पहली बात, जमीन का अधिग्रहण करना होगा। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि संसाधनों का दोहन, करना होगा। अर्थ आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। आधारभूत संरचना आधारभूत संरचना विकास करना होगा। तीसरी चीज बात करें, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। इन दोनों के लिए क्या करोगे आप? जमीन का अधिग्रहण करेंगे। यदि जमीन का अधिग्रहण करेंगे, एक बात ध्यान दें इस बात को, विस्थापन की समस्या क्रिएट होगी। यदि हम निजी निवेश को प्रमोट करेंगे तो ये निजी निवेश क्या करेगा? हमेशा ध्यान दो, प्रमोट करेंगे तो स्वाभाविक है श्रम सुधार पर बल देना होगा, तकनीकीकरण पर बल, और तीसरी बात, सरकारी हस्तक्षेप में कमी करनी होगी। रोकना होगा। अब एक चीज सोचो, हम इन दोनों की बात करेंगे तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी, गरीबी में यदि वृद्धि हुई तो ये दोनों क्या करेंगे? प्रशासन की व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष, असंतोष पैदा होगा। अब सोचो, यदि असंतोष पैदा हुआ तो स्वाभाविक है प्रशासन का विरोध। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यह कहा गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर कर सकता है। अर्थात यदि इंटरनल सिक्योरिटी को
ये कहा जाए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो क्या करना होगा। ये एक डायमेंशन है कि यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक समृद्धि की दिशा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर सकती है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बात करोगे तो संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात करनी होगी, निजी निवेश को प्रमोट करना होगा, इन दोनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करना होगा, तो विस्थापन की समस्या बड़े पैमाने पर क्रिएट होगी। अब सोचो, जब निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा तो श्रम सुधार पर, लेबर रिफॉर्म पर बल देना होगा। हम जब लेबर रिफॉर्म की बात करेंगे तो तकनीकीकरण पर बल देना होगा। जब तकनीकीकरण की बात करेंगे तो सरकारी हस्तक्षेप को रोकना होगा। अब सोचो जरा, यदि हम सरकारी हस्तक्षेप को रोकेंगे तो बेरोजगारी में क्या होगी, वृद्धि होगी। रीजन ये है कि आप बड़े पैमाने पर तकनीकीकरण को प्रमोट करते हो तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी में वृद्धि होगी। फिर मैंने क्या कहा, जिनका विस्थापन हुआ यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, पूरी बात ध्यान दो, बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी। और दूसरी चीज, जमीन का अधिग्रहण बढ़ा तो विस्थापन की समस्या बढ़ेगी। ये दोनों क्या करेगा, व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष पैदा करेगा। यह असंतोष क्या करेगा, प्रशासन का विरोध करेगा, और जब प्रशासन का विरोध होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी लगातार क्या होगी, कमजोर। रीजन ये है, जब प्रशासन का विरोध हुआ तो होगा क्या, कानून का विरोध होगा, अव्यवस्था पैदा होगी। जब प्रशासन का विरोध होगा तो कानून का विरोध होगा, और जब कानून का विरोध होगा तब विधि का शासन प्रभावित, अव्यवस्था पैदा होगी। यह क्या करेगी, इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगी। अब देखो आप, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जमीन का अधिग्रहण तो हो रहा है पर विस्थापित लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हमेशा ध्यान दो, और विस्थापित लोगों की समस्या का समाधान अति आवश्यक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा इकोनॉमिक्स के एंगल से देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में अंतर होता है हमेशा। जैसे खनन के लिए क्या, हमने जनजातियों की जमीन ले ली, सड़क के विकास के लिए हमने जनजातियों की जमीन ले ली, लेकिन जनजातियों का पुनर्वास सही तरीके से हुआ ही नहीं, तो जनजातियों के अंदर आक्रोश का पैदा होना स्वाभाविक है। इस नजरिए से देखोगे आप, लेबर रिफॉर्म पर बल दो, तकनीकीकरण पर बल दो तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी में वृद्धि होगी। विस्थापन और गरीबी में वृद्धि व्यवस्था के असंतोष पैदा करेगा। यह क्या करेगा, प्रशासन का विरोध शुरू हो जाएगा, कानून का विरोध, इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होती जाएगी। प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, प्रश्न यह पूछेगा यूपीएससी कि भारत में आर्थिक समृद्धि की दिशा आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। भारत में आर्थिक समृद्धि की दिशा भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ की जो दिशा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। अब देखो आप,
समीक्षा करें, प्रश्न ये पूछेगा आपसे। प्रश्न ये पूछेगा कि समीक्षा करें, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की जो दिशा डायरेक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। समीक्षा करें, रिव्यू करें, प्रश्न ये पूछेगा आपसे यूपीएससी। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, एक बात ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं, गरीबी और बेरोजगारी इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा ऐसी है, दो चीज होती है, मान लिया जाए आर्थिक, हम समृद्धि की बात करें, यदि दिशा रोजगार का होता है और विस्थापन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत। पर यदि दिशा जमान अच्छुना बरीबा सवेरे ना आएगा एक गुण से विस्थापन एवं बेरोजगारी तू जाए कि ना के चक्कर हो। होती है, तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर, इस प्रश्न का जो आंसर चलेगा इस तरह चलेगा। हमारा जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ये होगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी दिशा क्या है। सोचो आप, यदि दिशा ऐसी है जिससे रोजगार का सृजन होता है और विस्थापन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। पर यदि दिशा ऐसी है जिससे विस्थापन और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? हमारी कमजोर होगी। वस्तुतः यह देखना है कि दिशा क्या है, किस दिशा में वह चल रहा है, यह देखना है। यह है आपका, यह अब तक बात हो रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा। प्रश्न को देखो आप, भारत में आर्थिक समृद्धि की दिशा आंतरिक सुरक्षा की चुनौती खड़ा कर सकता है। इसी प्रश्न को यूपीएससी ट्विस्ट करेगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं? सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां, सरकार के ध्यान दो, सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकती है। स्पष्ट करें, टिप्पणी करें, समीक्षा करें, या कुछ भी पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। शेष बात अगली क्लास में करेंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो आपको, तो बिल्कुल आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी
आपको लिखना सिखा दूं। और मैंने बार बार कहता हूं, आप मुझे कुल 6 महीने फॉलो करो, आपको मैं लिखना सिखा दूंगा, ये मेरा दावा है। पुनः कहना चाहता हूं, जो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यदि वे लोग निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।